आज हम लोग एक टॉपिक करने वाले हैं जो एमसीक्यू बेस्ड होगी। और इस टॉपिक का हम लोगों ने अच्छे से डिटेल्स में कल हम लोगों ने पढ़ा था यूरोपीय कंपनियों का और आज हम लोग इसका क्वेश्चन करेंगे। और पहला क्वेश्चन आपके सामने ये रहा। निम्नलिखित में से कौन अफ्रीका में सबसे पहले व्यापारियों के रूप में पहुंचे जो कि अंत अफ्रीका में यूरोपीय उपनिवेश की स्थापना की? ठीक है, तो ध्यान में रखेंगे क्या होगा, पुर्तगीज। भारत आने वाले भी सबसे पहले जो थे आपके पुर्तगीज ही थे, ये आपको ध्यान में रखना। पुर्तगाल के शासक हेनरी प्रथम द्वारा समुद्री यात्राओं एवं भौगोलिक खोजों को प्रोत्साहित किया जा रहा था। इसी के परिणाम स्वरूप पुर्तगालियों का यूरोप के बाहर प्रसार हुआ। पुर्तगाली प्रथम यूरोपीय थे जो भारत एवं अफ्रीका में व्यापारिक रूप में प्रथम बार आए, जिसके कारण इन क्षेत्रों में आगे उपनिवेश स्थापित हो सके। वास्को डी गामा गुजराती पथ प्रदर्शक, किसका नाम बताया था? अहमद इब्न मजीद। ठीक है, या फिर आप सीधे मजिद भी याद रख सकते थे। उसके सहायता से 17 मई 1498 को भारत के पश्चिमी तट पे स्थित किस बंदरगाह पे पहुंचा? कालीकट बंदरगाह पे पहुंचा, जिसको जो वर्तमान में कहाँ पे, केरल में है। कालीकट के जो तत्कालीन शासक जो था उसका नाम क्या था? जमोरिन था, जो कि उसकी क्या थी, पैतृक उपाधि थी। आपको ध्यान में रखना है। ने वास्को डी गामा का स्वागत किया। वास्को डी गामा आगमन से पुर्तगाल एवं भारत के मध्य व्यापार के क्षेत्र में एक नए अध्याय का प्रारंभ हुआ। काली मिर्च के व्यापार से वास्को डी गामा को लगभग 60 गुना का अधिक क्या होता है, प्रॉफिट होता है। ठीक है, पुर्तगाल ने सर्वप्रथम 1503 ईस्वी में कोच्चिन में अपना व्यापारिक दुर्ग स्थापित किया। तब पश्चात पुर्तगालियों द्वारा 1505 में कन्नूर में दूसरे दुर्ग का निर्माण किया गया। तो आपसे दूसरा दुर्ग का नाम कोई नहीं पूछने जा रहा है, बस आपको ध्यान में रखना है। 1503 में कोच्चिन में पुर्तगालियों ने अपना पहला दुर्ग स्थापित किया था। उस शासक का नाम बताइए जिसने वास्को डी गामा को कालीकट में स्वागत किया था। अभी जस्ट मैंने ऊपर में चर्चा की, उस शासक का नाम क्या था? जमोरिन था। ठीक है, चलते हैं। किस यूरोपीय समुदाय ने भारत के प्रथम व्यापारिक संबंध स्थापित किए? तो ध्यान में रखना है क्या हो जाएगा, पुर्तगाली या फिर। आगे चलते हैं। आगे का प्रश्न देखिए, पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की? तो ध्यान में रखना है, पुर्तगालियों ने प्रथम फैक्ट्री भारत में कहां पर स्थापित की थी? 1503 में कहां पे की थी? अभी जस्ट हम लोगों ने ऊपर में पढ़ा ना, बताइए कहां पे की थी? 1503 में कहां पर स्थापित की थी? कोच्चिन में। ठीक है, तो कोच्चिन में इनका पहला फैक्ट्री स्थापित हुआ था। तो यहाँ पे सारा ही ऑप्शन गलत है। तो उपायुक्त में से कोई नहीं। ये आपका कब तक चलता था? तो ये आपका जो था, आई थिंक 68 या 69 बीपीएससी तक था ना, 5 ऑप्शन वाला। 69 में था कि नहीं था ये नहीं पता, लेकिन 68 में तो था। ठीक है, तो 1503 में कोच्चिन में इन्होंने स्थापित की थी। जैसा कोई ऑप्शन नहीं है तो ऑप्शन नंबर 5 होगा। ठीक है, आप देखें, भारत में पुर्तगालियों ने सर्वप्रथम अपना दुर्ग कहाँ निर्मित किया? तो पहला दुर्ग जो था 1503 में निर्मित किया था। कहां पे किया था? तो कोच्चिन में। ठीक है, आगे देखेंगे। पुर्तगाली उपनिवेश का प्रथम वायसराय कौन था? तो पुर्तगाली उपनिवेश का पहला वायसराय जो था अल्मीडा बना था, जो कि 1505 में बना था। ठीक है, 1505 में फ्रांसिस्को डी अल्मीडा भारत के प्रथम पुर्तगाली वायसराय एवं गवर्नर बनकर आया। इसने व्यापारिक हितों के परिप्रेक्ष्य में भूत स्थापित करने के लिए कौन सी पॉलिसी चलाई? तो ब्लू वाटर पॉलिसी चलाई। ठीक है, अल्मेडा का श्रेय जाता है ब्लू वाटर पॉलिसी चलाने का, जिसको नीला जल योजना फिर शांत जल की नीति भी कहते हैं। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखिए, निम्न में से कौन नीला जल योजना ब्लू वाटर पॉलिसी से संबंधित है? तो क्या बताएंगे? ये सब बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ये सब प्रश्न एग्जाम में खूब आता है। ठीक है, मुंह पे होना चाहिए। अल्मीडा ने किया था। अल्मीडा भारत में वायसराय बनकर कब आया था? तो ये भी आपको ध्यान में रखना है, 1505 में आया था। आगे देखेंगे, बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु हुगली प्रयोग कौन करता था? तो पुर्तगाली करता था। ये आपको ध्यान में रखना है। तो यहाँ पे देखेंगे, पुर्तगाली बंगाल की खाड़ी में समुद्री डकैती हेतु उपयोग करते थे। यहाँ पर उन्होंने मुगल बादशाह अकबर की अनुमति से एक कारखाने की स्थापना भी की थी, जो पुर्तगालियों का प्रमुख व्यापारिक केंद्र माना जाता था। मुगल बादशाह शाहजहां ने 1632 ईस्वी में पुर्तगाली व्यापारिक केंद्र हुगली को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया और 1000 अधिक पुर्तगालियों को क्या किया था? 1000 से अधिक पुर्तगालियों। बंगाल की निम्नलिखित फैक्ट्रियों में से एक जो पुर्तगालियों के द्वारा स्थापित की गई थी, तो क्या बताएंगे? हुगली में। ठीक है, और इसकी अनुमति किसने दिया था? इसकी अनुमति अकबर ने दी थी। ठीक है, ध्यान में रखेंगे, 1580 में। भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक की बात करेंगे तो अल्बुकर्क को बोला जाता है, जो कि हम लोगों ने पहले भी इस पर चर्चा की है। फ्रांसिस्को दी अल्मीडा के बाद अल्फांसो दी अल्बुकर्क 1509 ईस्वी में भारत में पुर्तगालियों का वायसराय बनकर भारत आया।
ये भारत में पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक था। इसने 1510 ईस्वी में बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से गोवा छीनकर अपने अधिकार में कर लिया। अल्बुकर्क ने, ठीक है, पुर्तगालियों की आबादी को बढ़ाने के ख्याल से अल्बुकर्क ने भारतीय स्त्रियों से विवाह को प्रोत्साहित किया। 1510 में इसने गोवा को किससे छीना था? तो बीजापुर के शासक यूसुफ आदिल शाह से। इसमें मदद किसने की? तो इसमें मदद, ठीक है, कृष्ण देव राय ने की थी, जो कि विजयनगर के शासक थे। गोवा को 1510 में इसने छीना और गोवा को 1530 में इसने पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी बना दिया। ठीक है, इससे पहले पुर्तगाली साम्राज्य की राजधानी या फिर केंद्र की बात करेंगे, कौन हुआ करता था? तो कोचीन हुआ करता था। यह भी आपको ध्यान में रखना है। आगे चलते हैं। पुर्तगालियों द्वारा अंग्रेजों को बंबई सौंपे जाने का अवसर क्या था? तो बात सिंपल सी है, पुर्तगाली राजकुमारी कैथरीन दी बेरगंजा का विवाह किसके साथ हुआ था? चार्ल्स द्वितीय के साथ हुआ था। ठीक है, ध्यान में रखना। कब हुआ था? 1661 में हुआ था। ठीक है, और 1661 में चार्ल्स द्वितीय को बंबई मिला, लेकिन कंपनी को 10 पाउंड की वार्षिक किराए पे 1668 में इसने कंपनी को सौंप दिया था। ठीक है, यह भी आपको ध्यान में रखना है। तो 1668 में ये कंपनी के पास चला गया और 1661 में चार्ल्स द्वितीय को विवाह में दहेज के तौर पे मिला था। और बंबई का जो संस्थापक जो माना जाता है, जिसका नाम है जेराल्ड ओंगी। ठीक है, ये भी आपको ध्यान में रखना चाहिए। आगे चलते हैं। आगे का अभी प्रश्न को आपको देखिए, ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने बंबई किससे लिया? तो भाई किससे लिया था? तो से लिया था। ठीक है, ध्यान में रखना है। आप देखते हैं। हेलो, 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 हेलो। आ रही है। आवाज आ रही है कि नहीं जा रही है? आ रहा सर। तो आप लोग को एक बार रिस्पॉन्स करने में मेहनत लगता है क्या? तो माइक खोल के बोल दे से आवाज आ रही है, मैं इधर से 4 बार 5 बार बोल रहा हूँ, आप लोग कुछ रिस्पॉन्स नहीं कर रहे हो। कहानी सुनने के लिए आते हैं तो यूट्यूब पे जाइएगा, सेम चैप्टर आप ढूंढिएगा तो आपको मिल जाएगा कहानी सुनने के लिए। तो फिर मैं बिना मतलब का अपना समय खराब करता हूँ रात में, जब आप लोग नॉर्मली एक बार रिस्पॉन्ड भी नहीं कर सकते तो फिर क्या मतलब बनता है इसका? नहीं सर, ठीक बोल है, किधर से तो आप? पांडिचेरी, पांडिचेरी जिसको पुडुचेरी के नाम से भी जानते हैं, वर्तमान में इसका पुडुचेरी नाम है, उसके संदर्भ में कुछ स्टेटमेंट दिए हुए, उसको पढ़िए। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली पहली यूरोपीय शक्ति जो थी पुर्तगाली थी, गलत है। पौंडीचेरी पे कब्जा करने वाली दूसरी यूरोपीय शक्ति फ्रांसीसी थे, ये भी गलत है। अंग्रेजों ने कभी पौंडीचेरी पे कब्जा नहीं किया, ये तो सारा ही गलत मुझे लग रहा है। ठीक है, क्योंकि मेरे हिसाब से पहली शक्ति जो थी फ्रांसीसी थी, दूसरी शक्ति पुर्तगाली हो सकती है, अंग्रेजों ने भी पौंडीचेरी पे कब्जा की थी। ठीक है, तो चलिए इसका स्टेटमेंट भी कुछ नहीं, इसका आंसर भी नहीं दिया हुआ है, तो चलिए इसको पढ़ते हैं थोड़ा। ठीक है, तो 1673 में फ्रांसीसी कंपनी के निदेशक फ्रेंकोइस मार्टी ने पौंडीचेरी की स्थापना की। अतः पौंडीचेरी पे शासन स्थापित करने वाली पहली शक्ति जो थी फ्रांसीसी थी, जैसा कि मैंने बताया। अंगल फ्रांस कर्नाटक युद्ध के तृतीय युद्ध के दौरान अंग्रेजों ने 1761 ईस्वी में पौंडीचेरी पे कब्जा किया था, किंतु युद्ध समाप्त होने के बाद उसे फ्रांस को वापस लौटा दिया था। तो पहली शक्ति फ्रांसीसी हो जाएंगे, और अंग्रेजों ने भी मतलब क्या किया था? पौंडीचेरी पे कब्जा किया था, लेकिन युद्ध जब समाप्त होता है तो कर्नाटक का जो तीसरा युद्ध जो समाप्त होता है उसमें पौंडीचेरी को जीता हुआ क्षेत्र था ब्रिटिश के द्वारा, फिर से फ्रांसीसियों को लौटा दिया गया। ठीक है, अब आ गए थे भारत में मुद्रणालय। मुद्रणालय का मतलब होता है प्रिंटिंग प्रेस। कौन लेकर आया? तो सबसे पहले पुर्तगाली लेकर आया था। प्रिंटिंग प्रेस पुर्तगाली लेकर आया, आलू लेकर आया, और क्या क्या लेकर आया था पता ही होगा आपको ना, बहुत सारी चीजें लेकर आए थे। वो क्या, टोबैको लेके आया, ये सारा चीज कौन लेकर आया था? पुर्तगाली ही लेकर आया। ठीक है, वो तंबाकू लेकर आया था, मिर्च लेकर आया था, अनानास लेकर आया था, पपीता लेकर आया था, ये सब पुर्तगीज लेकर आया था, ये आपको ध्यान में रखना है। उसके भवन निर्माण की कौन सी पद्धति लेकर आया था? उसको क्या बोलते हैं? पढ़ाया था ना कल की क्लास में, जिसमें चर्च बनाया जाता है, क्या बोलते हैं उस पद्धति को? मैं भूल रहा हूँ अभी नाम। पद्धति क्या? ठीक कला। गोथिक कला। ठीक है, ध्यान रखो, गोथिक। ठीक है, देखेंगे भारत में मुद्रणालय लाने का प्रथम पुर्तगाली थे। उन्होंने 1556 में गोवा में प्रथम
मुद्रणालय स्थापित की। मुद्रणालय मतलब प्रिंटिंग प्रेस। प्रारंभ में ये केवल बाइबल ग्रंथ की प्रतियां छापते थे। भारत का पहला समाचार पत्र बंगाल गजट था, जिसका प्रकाशन 1780 में प्रारंभ हुआ। ये भी पूछा जाता है। पुर्तगालियों द्वारा भारत में अनेक फसलें लाई गई, जिसमें से प्रमुख थे तंबाकू, मिर्च, अनानास, पपीता। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन सी एक फसल भारत में पुर्तगालियों के द्वारा लाई गई? ठीक है, तो मिर्च पुर्तगाली लेकर आए थे। ठीक है, अब आगे चलते हैं। देखेंगे यहाँ पे भारत में पुर्तगालियों के संबंध में निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन सही है? 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एकाधिकार था। प्रारंभ में उनका बंबई पर स्वामित्व था। ठीक है। उसके पास कोचिन द्वीप एवं दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। मुगलों ने उन्हें किसी भी व्यापारिक छूट से वंचित किया था। ठीक है, तो इसका ध्यान में रखेंगे तो 1, 2, 3 तो पूरी तरीके से सही है। बाकी चौथा स्टेटमेंट जो है आपका गलत है, क्योंकि मुगलों के द्वारा उनको भी व्यापारिक छूटें तो दी गई थी। बाकी अगर बात करेंगे तो 16वीं शताब्दी में पूर्वी व्यापार पर उनका एक अधिकार था। ठीक है, प्रारंभ में उनका बंबई पे स्वामित्व था, लेकिन बाद में 1661 में बंबई जो था किनको दे दिया? तो चार्ल्स द्वितीय को दे दिया था, पता ही होगा। उनके पास कोचीन द्वीप और दमन में व्यापारिक बस्तियां थी। तो ये भी आपका सही है। ठीक है, इसका आंसर जो होगा 1, 2, 3, 4 स्टेटमेंट जो है सो आपका गलत है। भारत में पुर्तगालियों का प्रथम आगमन वास्को डी गामा के रूप में 1498 में हुआ। उन्हें अपना प्रथम कारखाना 1503 में कोच्चिन में और 1510 में गोवा एवं 1535 में द्वीप आदि स्थानों पर अपने कारखाने स्थापित किया। पुर्तगालियों ने 1661 में बंबई को ब्रिटेन को दहेज के रूप में दे दिया। इससे पहले बंबई तथा पूर्वी व्यापार पर पुर्तगालियों का एक अधिकार था। मुगलों ने पुर्तगालियों को व्यापारिक छूटें प्रदान की थी, यह भी आपको ध्यान में रखना है। दादर और नागर हवेली जो 1961 में भारत का हिस्सा बने पे पुर्तगालियों का शासन था, बिल्कुल था। पांडिचेरी तथा चंद्रनगर पे फ्रांसीसियों का शासन था, बिल्कुल था। गोवा की बात करेंगे तो स्वतंत्रता जो थी उनको 1961 में मिली, तो ये भी ठीक है। गोवा के लिए जो ऑपरेशन चला गया था उसका नाम है ऑपरेशन विजय। ठीक है, तो तीनों स्टेटमेंट सही है। दादरा और नागर हवेली पे 1961 तक बात करेंगे पुर्तगालियों का हिस्सा था। अब पांडिचेरी चंद्रगिरी की बात करेंगे फ्रांसीसियों का शासन था यहाँ पे। गोवा पर भी बात करेंगे पुर्तगालियों का शासन था, जो कि 1961 में गोवा को आजादी मिली। आप देखेंगे गोवा, दमन एवं दीव तथा दादर एवं नगर हवेली पर पुर्तगालियों का शासन भारत के स्वतंत्रता पहचान 1961 ईस्वी तक रहा। इन क्षेत्रों को पुर्तगाली से मुक्त कराने हेतु भारत को स्वतंत्रता संघर्ष जारी करना पड़ा। अंततः 19 दिसंबर 1961 को 19 दिसंबर को गोवा मुक्ति दिवस मनाया जाता है, इनको मार्क कर लीजिए। गोवा को, दमन एवं दीव को, दादर एवं नगर हवेली को पुर्तगालियों से मुक्त करा लिया गया। गोवा, दमन एवं दीव, दादर एवं नगर हवेली को केंद्र शासित राज्य बना लिया गया। 30 मई 1987 को गोवा को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया गया, यह भी आपको ध्यान में रखना है। 20 जनवरी 2020 को दमन एवं दीव, दादर नगर हवेली को विलय कर दिया गया। ठीक है, मतलब दमन, दादर नगर हवेली एवं दमन दीव एक ही राज्य होगा, अलग अलग नहीं होगा केंद्र शासित प्रदेश। ये दोनों का विलय करके एक ही संघ क्षेत्र बना दिया गया। अब इसकी राजधानी क्या है? दमन है। पांडिचेरी तथा चंदननगर पर फ्रांसीसियों का कब्जा था। जून 1949 ईस्वी में फ्रांसीसियों ने चंदननगर पर शासन भारत को सौंप दिया। अक्टूबर 1954 को पश्चिम बंगाल राज्य के साथ विलय कर दिया गया। नवंबर 1954 में, ठीक है, फ्रांसीसियों और भारत सरकार के साथ संधि वार्ता कर पांडिचेरी को स्वतंत्र भारत के साथ एकीकृत कर दिया गया। तो आप देखोगे यहाँ पर पुर्तगालियों के साथ हमें संघर्ष करना पड़ा गोवा को वापसी लेने के लिए, क्योंकि फ्रांसीसियों के साथ हमारा संबंध शुरू से ही मधुर था। इन्होंने मतलब और पावर ऑफ ट्रांसफर जो था बहुत आसानी से कर दिया। इनके लिए हमें कोई पुलिस या फिर सेना वगैरह भेजने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई। ठीक है, जबकि गोवा के लिए हमें अपना सेना भेजना पड़ा था। अगस्त 1947 के पश्चात भी किस औपनिवेशिक शक्ति के विरुद्ध स्वाधीनता संघर्ष जारी रखना पड़ा? तो ध्यान में रखें किसके साथ? पुर्तगाली के साथ, क्योंकि ये जा ही नहीं रहे थे। ठीक है, 15 अगस्त 1947 पर भारत का कौन सा भाग पुर्तगाल के अधीन बना रहा? तो ध्यान में रखेंगे कौन बना रहा? तो गोवा बना रहा। स्वतंत्रता के पूर्व उपनिवेश जो पुर्तगाली आधिपत्य के अधीन रहे, तो दादर नगर हवेली रहा था। ठीक है, दमन और दीव रहा था। ठीक है, पांडिचेरी और लक्षद्वीप नहीं होगा। मतलब ऑप्शन नंबर की बात करेंगे तो 1 और 4 की बात करेंगे तो ये आपके किसके अधीन? पुर्तगालियों के अधीन रहा था। ये पांडिचेरी की बात करेंगे तो किसके अधीन रहा था? तो फ्रेंच के अधीन रहा था। ठीक है, ध्यान में रखना। अब आगे देखेंगे भारत के साथ व्यापार के लिए सर्वप्रथम संयुक्त पूंजी कंपनी किसने शुरू की थी? डच ने। ठीक है, इनका जो व्यवस्था था, इस व्यवस्था को कौन सा बोलते हैं? पढ़ा था ना, कार्टेल व्यवस्था पढ़ा था ना कल की क्लास में। इस व्यवस्था को कार्टेल व्यवस्था भी कहते हैं। मार्च 1602 में भारत में व्यापार करने के लिए सर्वप्रथम डच हॉलैंड संसद द्वारा पारित एक प्रस्ताव से एक संयुक्त डच ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई। इस कंपनी को डच संसद द्वारा 21 वर्षों के लिए भारत और
पूरब देशों के साथ व्यापार करने, आक्रमण एवं विजय करने के संबंध में अधिकार पत्र दिया गया। डच ईस्ट इंडिया कंपनी का नाम बेरिंगडे ओस्ट इंडिस कंपनी रखा गया। डेनमार्क ईस्ट इंडिया कंपनी 1616 में स्थापित हुई। तो कंपनियां सबका जो वर्ष जो है, ठीक है, वो आपको याद रखना चाहिए, बहुत इंपॉर्टेंट होता है, ठीक है, भूलेंगे नहीं। आप चलते आगे। डच ईस्ट इंडिया कंपनी ने किस वर्ष अपनी फैक्ट्री पटना में स्थापित की? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, 1632 में, ठीक है। और डच कंपनी जो थी, बिहार में फैक्ट्री स्थापित करने वाली पहली फैक्ट्री थी, तो ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो ये पटना में स्थापित किया गया था, ये आपको ध्यान में रखना है, 1632 में। ये बीपीएससी में प्रश्न कई बार पूछते हैं। 1602 में बेरिंगडे ओस्ट इंडिस कंपनी, डच ईस्ट इंडिया कंपनी, व्यापार के उद्देश्य से भारत आई। 1623 ईस्वी तक उसने कई क्षेत्रों में अंग्रेजों को पराजित किया। डचों ने बंगाल में अपनी पहली फैक्ट्री 1627 में पीपली में स्थापित की। 1632 में डचों ने पटना में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। 1653 में चिंसूरा में व्यापारिक केंद्र स्थापित किए। यहाँ पर गुस्ताव फोर्ट का निर्माण करवाएगा, मार्क कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, ठीक है। प्रश्न ऐसा पूछेगा, तो गुस्ताव फोर्ट का निर्माण किसने करवाया? डचों ने करवाया, ठीक है। और कहाँ पे करवाया? चिंसूरा में, जो कि पड़ता है वेस्ट बंगाल में, ठीक है। डचों ने सूरत, भरौच, कैम्बे, अहमदाबाद, मसूलीपट्टनम, चिंसूरा, पटना, आगरा, नागापट्टनम, कोच्चि में व्यापारिक केंद्र खोला, ठीक है। डच मुख्यतः क्या चीज का व्यापार करते थे? तो सर्वाधिक व्यापार इनका सूती वस्त्र का होता था, सोरा का भी करते थे, बिहार से सोरा का व्यापार करते थे, रेशम का व्यापार होता था, अफीम का व्यापार होता था, लेकिन मुख्यतः डच जो थे सर्वाधिक सूती वस्त्र का व्यापार करते थे। ये आपको याद होना चाहिए, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, प्रश्न ऐसे आते हैं, इसलिए इनको मार्क कीजिए, स्पेशली गुस्ताव फोर्ट, ठीक है, इसको मार्क कर लीजिए। आगे देखेंगे, बंगाल में निम्न में से कौन सा कारखाना डचों ने स्थापित किया था? चिंसूरा, ठीक है। यहीं पे इन्होंने कौन सा पोर्ट बताया था? तो गुस्ताव पोर्ट, ठीक है। पोर्ट, पोर्ट का मतलब किला होता है, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से किन स्थानों पर डचों ने अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए? ठीक है, तो नागपट्टनम में था, चिंसूरा में था, मसूलीपट्टनम में था, सूरत में था, भरूच में था, आगरा में था, पटना में भी था, कोच्चि में भी था, अहमदाबाद में भी था, मतलब सारे ही जगहों पे डचों के फैक्ट्रियां जो थी स्थापित थी। आगे देखिए, डच लोगों द्वारा भारत में व्यापार के लिए किन किन बंदरगाहों का उपयोग किया गया? तो पुलिकट का प्रयोग करते ही थे, मसूलीपट्टनम का प्रयोग करते थे, नागापट्टनम का प्रयोग करते थे, ऑल ऑफ देम। देखिए, जितने भी व्यापारिक केंद्र है ना, या तो बहुत बड़े नदी के किनारे में होंगे, ठीक है, ये सारे केंद्र, या फिर कहीं ना कहीं समुद्र के किनारे होंगे, क्योंकि इनका उद्देश्य क्या है? व्यापार करना है, ठीक है। अब व्यापार करने के लिए जो फैक्ट्रियां जो स्थापित होते थे, समुद्र के किनारे पे, नदी के किनारे होती थी, क्योंकि वहां पे सामान जमा होता था। फैक्ट्री का मतलब कोई प्रोडक्शन से नहीं है, ये व्यापारी फैक्ट्रियां जो होती थी किसी भी प्रकार का प्रोडक्शन नहीं करती थी। वर्तमान संदर्भ में फैक्ट्री का मतलब होता है प्रोडक्शन। अगर किसी चीज का फैक्ट्री है तो वहां पे कुछ ना कुछ बनता होगा, लेकिन ये नहीं था। यहाँ पे क्या होता था? सामान कुछ जमा किया जाता था, सामान खरीद करके भी जमा करते थे। जब बहुत अधिक हो जाता था तो फिर उनको समुद्र में लाद कर क्या करते थे? उनको बाहर भेजा जाता था, यूरोप भेजा जाता था। तो इसीलिए ज्यादातर जो फैक्ट्रियां जो थी समुद्र किनारे ही मतलब स्थापित की गई, चाहे पुलिकट हो, या फिर नागपट्टनम हो, मसूलीपट्टनम हो, पटना हो, हुगली हो, चिंसूरा हो, पिपली हो, ये सब जो है सो कहीं न कहीं नदी या फिर समुद्र के किनारे ही है, ठीक है, ताकि वहां से इनका परिवहन आसान हो पाए। अगर मान लो कि इसे आप फैक्ट्री को स्थापित कर देते कहाँ पे, सपोज डेट आप समझ लो कि इसे लखनऊ में, ठीक है, लखनऊ में आपने सुना कोई फैक्ट्री है, या फिर आपने सुना है मुजफ्फरपुर में, मुजफ्फरपुर बोल रहा हूँ, कोई बड़ा सा शहर का नाम लो जहाँ पे समुद्र ना हो, बहुत ऐसा शहर है, तो वहां पे ये चीजें हो ही नहीं सकती है, ठीक है। वहीं पे होगी जहां पे मतलब परिवहन का अच्छा सुविधा होगा, ठीक है। ये देखेंगे, पुलिकट की बात करें, मसूलीपट्टनम, नागपुर, सब समुद्री क्षेत्र है, ठीक है। कोच्चिन में भी समुद्र है, अहमदाबाद में नदी है, पटना में भी गंगा नदी है, डायरेक्ट हुगली से जाके मिलता है, ठीक है। सूरत में भी समुद्र है, भरूच में भी समुद्र है, आगरा में भी नदी है, ठीक है। नागपट्टनम की बात करेंगे, गंगा यमुना नदी है यहाँ पे, ठीक है। नागपट्टनम में समुद्र है, चिंसूरा, मसूलीपट्टनम, सब में समुद्र है, ठीक है। क्योंकि उस समय सड़कें उतनी अच्छी होती नहीं थी, ठीक है। और बात करेंगे तो फोर व्हीलर वगैरह जो अभी आप देखते हो, बड़े बड़े ट्रक, उस समय था नहीं, तो मुख्यतः ढुलाई का क्या साधन होता था? नदी ही थी। अभी भी मतलब अगर बात करेंगे बड़े स्तर पे, अगर माल का जो परिवहन जो होता है नदी के द्वारा ही होता है, बड़ा बड़ा कंटेनर आता है, ठीक है, और सस्ता भी है। व्यापारिक स्वार्थ से प्रेरित होकर डच भी भारत आए। उन्होंने भारत में व्यापार के लिए सफा था मसूलीपट्टनम, पुलिकट में 1610 में, मसूलीपट्टनम में 1605 में, सूरत में 1616 में, ठीक है, भीमलीपट्टनम में 1641 में, नागापट्टनम में 1650 में। जैसे भारतीय बंदरगाहों का क्रमशः प्रयोग किया। ये सारे के सारे भारतीय बंदरगाह है, ठीक है। आप चलते हैं आगे। बेदरा के युद्ध में अंग्रेजों ने किस
किस किस शक्ति को कुचल रहा था? बेदरा का युद्ध जो होता है 1759 में होता है, इंपॉर्टेंट युद्ध है। ब्रिटिश और डच के बीच में होता है, जिसमें डच जो है पूरी तरीके से क्या होते हैं, पराजित होते हैं। तो अंग्रेजों और डचों के बीच 1759 में लड़े गए बेदरा के युद्ध में भारत में अंग्रेजी नौसेना की प्रतिष्ठा को सिद्ध करते हुए डचों को भारतीय व्यापार से अलग कर दिया। भारत में डचों की सफलता के प्रमुख कारण थे इनका सरकार से सीधे नियंत्रण में होना, कंपनी के भ्रष्ट एवं अयोग्य पदाधिकारी और कर्मचारी। भारत में डचों के आगमन के परिणाम स्वरूप यहाँ पे सूती वस्त्र उद्योग निर्यात की सर्वोच्च स्थिति में पहुंच गया। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित करके आधुनिक कोचीन में 1663 में फोर्ट विलियम का भी निर्माण करवाया था। ध्यान में रखना, तो कोचीन में भी आपका फोर्ट विलियम है, केवल कलकत्ता में ही नहीं है, ठीक है। क्योंकि डचों के द्वारा कोचीन में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाया गया था, ये आप याद रख सकते हो। तो बेदरा का युद्ध 1759 में, ठीक है। देखिए, दो युद्ध काफी इंपॉर्टेंट है जो कि ब्रिटिश के मद्देनजर देखा जाए, जो कि मतलब कंपनी शासन व्यवस्था को, ब्रिटिश कंपनी को पूरी तरीके से मतलब भारत में स्थापित कर दिया। एक है 1759 का बैटल ऑफ बेदरा, जिसमें डच शक्ति को ब्रिटिश बुरी तरीके से पराजित करती है। उसके बाद आप देखोगे तो 1760 में एक लड़ाई और भी हुई थी, जिसका नाम है बांडीवास की लड़ाई, ठीक है। इसमें फ्रेंच शक्ति को पूरी तरीके से पराभव होता है। उसके बाद बेचारा डेनिश कंपनी जो है सो क्या करता है, ब्रिटिश से ही अपनी सारी संपत्ति भेज कर यहाँ से निकल जाता है। एक तरह से बेदरा का युद्ध में डच का बाय बाय हो गया, बांडीवास की लड़ाई में फ्रांस चला गया, डेनिश कंपनी बेचारा अपना सारा संपत्ति ब्रिटिश को ही बेच के निकल जाता है। तो बच कर गया पुर्तगाली। पुर्तगाली कहां पे सीमित के रह जाता है, तो केवल गोवा में, दादर नगर हवेली में, दमन दीव में। तो सारा शक्ति का तो टाटा बाय बाय होगा। अकेले बच कौन गया था? अकेले बच गया ब्रिटिश। अब ब्रिटिश अब यहाँ से क्या करेगा, एक्सटेंशन करेगा, ठीक है, ऑलरेडी, क्योंकि ऑलरेडी ये 1757 में ऑलरेडी प्लासी में जीत चुका है। ध्यान में रखना कितना इंपॉर्टेंट ये तारीख है, 1757 में प्लासी जीता, 1759 में ठीक दो वर्ष के बाद डच कंपनी को यहां से भगा देता है। फिर 3 वर्षों के बाद बांडीवास के युद्ध में फ्रेंच को यहां से भागने में मजबूर करता है। अब फिर आप देखोगे तो आगे चल के 1764 का साल आता है, 1764 में बक्सर का युद्ध जीत जाता है। देख रहे कितना क्रम से मतलब उसको सफलता मिलते गया। और 1764 में जब बक्सर जीतता है तो उसके बाद पूरा भारत जो था, उसके इलाहाबाद की संधि होती है 1765 में। उसके बाद बिहार, बंगाल वगैरह जितना भी ये दोआब वाला जो इलाका जो था, महत्वपूर्ण इलाका था, जहां से भू राजस्व सबसे ज्यादा आती थी, सारा इसके पास आ जाता है। और उसके बाद सर्वासर भी हो जाता है भारत में ये, ठीक है। तो इसको जो क्रमिक रूप से सफलता मिलती गई, और इसका पहला प्रयास जो था 1757 में प्लासी में हुआ। उसके बाद बेदरा का युद्ध में 1759 में डच शक्ति पराजित हो गई। फिर एक साल के बाद बांडीवास में फ्रांसीसी शक्ति पराजित हो गई। फिर आप देखोगे तो कुछ समय के बाद बक्सर के युद्ध में इसको विजय मिलता है। फिर इलाहाबाद का संधि इसके फेवर में होता है। और इस तरीके से ब्रिटिश जो था भारत पे लगभग 200 वर्षों तक, ठीक है, शासन करेगा। आपका कब से? तो अप्रोक्स आप 1757 से काउंट करते हो तो। चलिए आगे देखेंगे, निम्नलिखित कथनों में से कौन सा कथन एक सही? आधुनिक कोचीन भारत की स्वतंत्रता तक डच उपनिवेश था। गलत है ये कुछ स्टेटमेंट। डचों ने पुर्तगालियों को पराजित किया, आधुनिक कोच्चि में फोर्ट विलियम का निर्माण करवाइए, ठीक है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, यही सही है। बाकी आधुनिक कोच्चि में पहले डच उपनिवेश था, जिसके बाद में पुर्तगालियों का अधिकार हो गया, गलत है। आधुनिक कोच्चि कभी भी ब्रिटिश उपनिवेश का भाग नहीं था, तो ये भी गलत है, ठीक है। आप देखेंगे निम्नलिखित ब्रिटिश कंपनियों में से किसने भारत में व्यापार करने का पहला अधिकार प्राप्त हुआ? तो सबसे पहला जो अधिकार प्राप्त किया था लिवेंट कंपनी का। ये मार्क कर लेना, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, हो सकता है इस बार ही दिख जाए, ठीक है। ये कभी भी दिख सकता है एग्जाम में, क्योंकि यहाँ पे बच्चे कंफ्यूज होते हैं। तो लिवेंट कंपनी जो था पहला व्यापारिक कंपनी था जिसको भारत में व्यापार करने का अधिकार प्राप्त हुआ। ऐसी छोटी छोटी और भी बहुत सारी कंपनी आती है, सारा को मर्ज करके एक कंपनी बनाया जाता है जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, ठीक है। तो लिवेट कंपनियां जैसी और भी छोटी छोटी कंपनी आती है, सारे को मर्ज करके बनाते ईस्ट इंडिया कंपनी, ठीक है। तो इसको आपको ध्यान में रखना, जिनको 15 वर्ष का व्यापारिक अधिकार शुरुआती में मिलता है। अब बाद में जेम्स द्वितीय के क्या नाम था उसका, जेम्स प्रथम के समय में ये व्यापारिक अधिकार अनिश्चित काल तक हो जाती है, ठीक है। तो भारत में व्यापार करने वाला पहला अधिकार पत्र लिवेंट कंपनी को प्राप्त हुआ। इसे 1593 में भारत में स्थल मार्ग से व्यापार करने का अधिकार पत्र ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ प्रथम ने प्रदान किया था। पूरब से मसाले हासिल करने के लिए लिवेंट कंपनी 2 असफल प्रयास कर चुकी थी, इसको सफलता नहीं मिलती, लेकिन पहला अधिकार पत्र जो था इसी के पास था। लंदन में ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत का निम्नलिखित में से कौन सा बादशाह था? देखो, ये 1599-1600 के आसपास ईस्ट इंडिया कंपनी का गठन होता है, और 1605 तक आप देखोगे तो अकबर का शासनकाल होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, अकबर का शासनकाल होगा, ठीक है। गलती जहांगीर बहुत बच्चे मार के करते हैं, तो फिर वो गलत हो जाएगा। तो जहांगीर मत मारना, अकबर होगा, ठीक है।
हालांकि जिस समय ईस्ट इंडिया कंपनी का एक्सटेंशन होता है, बढ़ोतरी करना शुरू करता है 1605-6 के आसपास, हॉकिंस वगैरह आता है, तो उस समय शासक बदल गया रहता, शासक जहांगीर होता है। लेकिन दुर्भाग्य से वहां का शासक को, जेम्स प्रथम को पता नहीं रहता, अकबर का मृत्यु हो गया है, अब नया शासक बदल चुका है। तो जो हॉकिंस के हाथ में जो पत्र जो होता है, जो कि मतलब एज ए मतलब एम्बेसडर के तौर पे दिया जाता है, उसमें अकबर का ही नाम अंकित होता है कि जब हॉकिंस जब मिलने आता है तो उसके हाथ 1609 में आता है ना, तो अकबर का ही पत्र, अकबर के नाम से ही पत्र जेम्स प्रथम ने उसे दिया होता है। 1599 में इंग्लैंड में एक मर्चेंट एडवेंचर नामक दल ने अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी अथवा द गवर्नर एंड द कंपनी ऑफ मर्चेंट ऑफ लंदन ट्रेडिंग इनटू द ईस्ट इंडीज, ठीक है, इतना बड़ा नाम है, इसको संक्षेप में आप ईस्ट इंडिया कंपनी कह लीजिए। उस समय भारत में मुगल बादशाह का शासन था, जबकि इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम थी, ठीक है। आप चलते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के निर्माण के समय इंग्लैंड का शासक कौन था? एलिजाबेथ प्रथम, जो कि कुछ समय के बाद निकल लेती है, उसके बाद जेम्स प्रथम आते हैं। अब आगे देखेंगे, किस मुगल सम्राट के काल में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने भारत में अपना सर्वप्रथम कारखाना स्थापित किया? देखिए प्रश्न चेंज हो गया ना, कंपनी बनी थी किसके समय में? अकबर के समय में। अगर पूछेगा कारखाना कब स्थापित हुआ, इसी में बच्चे गलती कर देते हैं, तो जहांगीर, ठीक है, तो इसको ध्यान में रखना है, क्योंकि अभी जस्ट मैंने बोला, क्योंकि जो 1609 में हॉकिंस आता है और 1611 में मसूलीपट्टनम में अपना पहला जो कारखाना जो स्थापित करेगा, जो कि अस्थायी था, सूरत वाला 13 में अस्थायी था, ये अस्थायी था। ये 1611 वाला मसूलीपट्टनम में अस्थायी था, ठीक है, और 1613 वाला जो सूरत में जो स्थापित हुआ वो अस्थायी था, ठीक है, दोनों में अंतर है। 11 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी और 13 में सूरत में क्या होगा, क्या होगा? अस्थायी। रीजन क्या था? बीच में बैटल ऑफ सवाली, ठीक है, ध्यान में रखना, बैटल ऑफ सवाली। ये भी पूछ देता सवाली कहाँ है, तो सवाली ध्यान में रखना, सूरत के पास एक गांव है सवाली। यहाँ पे क्या होता है, तो यहाँ पे पुर्तगाली बेरे को, ठीक है, ब्रिटिश जो था बहुत ही बुरी तरीके से हराता है। उस युद्ध का जो नायक जो था उसका नाम था थॉमस वेस्ट, ठीक है, थॉमस वेस्ट, आप नाम ध्यान में रखना। और इसके बाद जहांगीर को लगता है से नहीं, अब हमें पुर्तगालियों के साथ छोड़ के हमें संधि जो है किसके साथ करनी चाहिए, तो ब्रिटिश के साथ संधि करनी चाहिए। ऐसे कंडीशन में तब जाकर अस्थायी रूप से सूरत में कारखाना स्थापित करने की आज्ञा पत्र जो होता है ब्रिटिश को मिल जाता है, ठीक है। तो प्रथम अस्थायी कारखाना सूरत में, प्रथम अस्थायी अगर पूछेगा मसूलीपट्टनम में, बैटल ऑफ सवाली 1612 में, ठीक है। उल्लेखनीय है कि कारखानों की स्थापना है तो ब्रिटेन के सम्राट जेम्स प्रथम ने 1608 में विलियम हॉकिंस को मुगल मैं 1609 बोल रहा था, मिस्टेक सुधार दीजिएगा, 1608 होगा, ठीक है। तो 1608 में विलियम हॉकिंस को मुगल सम्राट जहांगीर के दरबार में भेजा गया था। हॉकिंस ने अंग्रेजों के सूरत वेस्टर्न प्रेसिडेंसी में बसने की दरखास्त आवेदन दी। यद्यपि जहांगीर ने हॉकिंस का स्वागत किया, किंतु पुर्तगालियों के शत्रुतापूर्ण कारनामों और सूरत के सौदागरों के विरोध के चलते हॉकिंस ने आवेदन को मंजूर नहीं किया। इसके पश्चात सम्राट जेम्स प्रथम ने 1615 में किसे भेजा? टॉमस रो को भेजा, मुगल शासक जहांगीर के दरबार में भेजा। यद्यपि टॉमस रो ने फरवरी 1619 में भारत छोड़ा, लेकिन उसके पहले ही अंग्रेज सूरत, आगरा, अहमदाबाद, भरौच में कोठियां स्थापित कर चुके थे। ये सभी कोठियां, सूरत की कोठी प्रेसिडेंट और काउंसिल के नियंत्रण में रखी गई थी, ठीक है, ये भी ध्यान में रखना। आगरा था, सूरत था, अहमदाबाद था, भरौच था, ये सबके सब सूरत के अंदर ही आते थे। तो 1608 में हॉकिंस आया, तो मैं 1609 बोल रहा था, उसको सुधार लीजिएगा। 1615 में टॉमस रो है, ठीक है, 1612 में बैटल ऑफ सवाली है, 1611 में मसूलीपट्टनम में अस्थायी कारखाना है, और 1613 में सूरत में अस्थायी कारखाना है, ठीक है। वर्ष 1613 में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी को एक कारखाना स्थापित करने की अनुमति कहां पे मिली? तो सूरत में मिली, ठीक है। सूरत को मक्का का द्वार कहते थे, ये प्रश्न पूछा था 68वीं या 69वीं बीपीएससी में, ठीक है, क्योंकि मक्का जाने के लिए, ठीक है, सूरत बंदरगाह का प्रयोग किया जाता है। सूरत बंदरगाह काफी महत्वपूर्ण क्षेत्र है, क्योंकि 1 लाख रुपए का राजस्व की आमदनी वहां पे होती थी मुगलों का, ठीक है, इसलिए शिवाजी सूरत को 2 बार लूटते हैं, ठीक है, एक बार 1664 में लूटते, एक बार 1670 में लूटते हैं, ठीक है। और मक्का जाने के लिए मुख्यतः सूरत का प्रयोग किया जाता था, सूरत बंदरगाह का, इसलिए उसको मक्का का द्वार भी कहते हैं। महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप इसे ध्यान में रख सकते हो। आगे देखेंगे, यहाँ पे अंग्रेजों ने अपना पहला व्यापारिक केंद्र कहाँ पे स्थापित किया? अगर ऐसा प्रश्न अगर आपसे पूछेगा तो बताओगे सूरत में, ठीक है, क्योंकि ऑप्शन में तो मसूलीपट्टनम है नहीं, लेकिन प्रथम अस्थायी कारखाना तो वही था। अब आगे देखेंगे, सूरत में अंग्रेजों को 1613 में कारखाना लगाने का फरमान जहांगीर ने किस कारण से जारी किया? अंग्रेजों और पुर्तगालियों के बीच समझौते के कारण, पुर्तगाली को भगाने के लिए अंग्रेजों द्वारा मुगल बादशाह को नौसैनिक सहायता के गुप्त प्रस्ताव के कारण, या फिर भाई बात सिंपल सी है, अंग्रेजों द्वारा पुर्तगाली बेरों को पराजित किए जाने के कारण, ठीक है।
अब देखिए, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना व्यापारिक कारखाना स्थापित किया? तो अंग्रेजों ने किया। कब किया? तो 1613 में। आगे देखते हैं, ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रारंभिक दौर में वेस्टर्न प्रेसिडेंसी कहाँ थी? तो वेस्टर्न प्रेसिडेंसी जो थी सूरत की थी, ठीक है। बाद में बॉम्बे बन जाती है। आगे देखते हैं, निम्नलिखित में से किस अंग्रेज अधिकारी ने पुर्तगालियों को सवाली के स्थान पर हराया? तो उसका नाम क्या था? मैंने बोला था याद करने के लिए, थॉमस वेस्ट। अब आगे देखेंगे, भारत आने वाले यूरोपीय यात्रियों के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? सर थॉमस रॉ ने ईस्ट इंडिया कंपनी को प्रतिनिधि को जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाने खोलने की अनुमति दी गई। पुर्तगालियों के उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाल दिया गया। या फिर कश्मीर की अपनी यात्रा पर फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा की। ये तीसरा वाला स्टेटमेंट तो सही है, पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगल द्वारा आगरा से बाहर निकाल दिया गया, ये भी ठीक लग रहा है। या फिर सर थॉमस ईस्ट इंडिया कंपनी के प्रतिनिधि जो जहांगीर द्वारा सूरत में कारखाना खोलने की अनुमति दी गई, सारा ही सही है क्या? 2-3 सही है, पहला गलत है। ठीक है, ये वाला गलत है क्योंकि सर थॉमस रॉ से पहले ही आप देखोगे 15 में आता है ना थॉमस रॉ, और यहाँ पे आप देखोगे कारखाना तो 1613 में ही खोल लेता है ना, तो ये तो गलत हो जाएगा ना। बाकी बात करेंगे, पुर्तगालियों को उकसाने से कैप्टन हॉकिंस को मुगलों द्वारा आगरा से बाहर निकाल दिया, ये तो ठीक है। कश्मीर की यात्रा पे फादर मॉन्सरेट ने अकबर के साथ यात्रा की थी। देखिए, सीडीएस का क्वेश्चन है, इसका क्वेश्चन आपको जहां भी मिलेगा ना, उसका लेवल बहुत अच्छा रहता है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे, कश्मीर की यात्रा पे अकबर के साथ फादर मॉन्सेट ने यात्रा की। कैप्टन हॉकिंस 1608 में जेम्स प्रथम के दूत के रूप में भारत पहुंचा एवं आगरा में जहांगीर से मिला। जहांगीर ने हॉकिंस से प्रभावित होकर उसे आगरा में बसने तथा 400 मनसब एवं जहांगीर जागीर प्रदान दिए और इसको इंग्लिश खान की उपाधि भी दी थी, ये भी ध्यान में रखना। किंतु शीघ्र ही पुर्तगालियों द्वारा जहांगीर के कान भरे जाने के कारण जहांगीर ने हॉकिंस सहित अंग्रेजों को आगरा से बाहर निकल जाने का आदेश दिया। थॉमस रो जहांगीर के दरबार में 1615 से 1619 ईस्वी तक रहा, किंतु जहांगीर ने उसे कोई व्यापारिक संधि करने में सफलता नहीं मिली। तथापि तत्कालीन गुजरात के सूबेदार खुर्रम, इसका नाम शाहजहां था, उसे व्यापारिक प्रतिष्ठान खोलने की स्वीकृति दे दी। कहाँ का सूबेदार था उस समय? शाहजहां, तो गुजरात का। आप देखेंगे, भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान नए शहरों का प्रादुर्भाव हुआ। कलकत्ता, जो अब कोलकाता है, उन प्रथम शहरों में से निम्नलिखित में से कौन सा गांव से मिलकर बना था? बताता ना, क्या नाम था? सूतानाटी, कालीकटा, गोविंदपुर। तीनों गांव का नाम याद है ना? क्या नाम था? गोविंदपुर, सूतानाटी और कालीकता, ठीक है। ये गांव का नाम है, इसी के मिलने से क्या बना? इसी के मिलने से देवी और सजनों क्या बनता है? कलकत्ता बनता है, ठीक है। सूतानाटी, कालीकता, गोविंदपुर, ठीक है। भारत में ब्रिटिश उपनिवेशवाद के दौरान एक ब्रिटिश अधिकारी जॉब चार्नोक ने 1690 में, ध्यान में रखना तारीख इंपॉर्टेंट है, 3 गांव जिसका नाम था कालीकटा, सूता नदी तथा गोविंदपुर नामक जगह पर कलकत्ता की नींव रखी, जो आज कोलकाता के नाम से क्या है? प्रसिद्ध है। निम्नलिखित में से कोलकाता का संस्थापक अगर पूछेगा तो क्या बताओगे? जॉब चार्नक। चार्ल्स शायद की बात करेंगे, कलकत्ता में जो आप देखोगे वहां पे जो पहला जो था, ठीक है, पहला जो आपका वहां पे फैक्ट्री जो स्थापित की फोर्ट विलियम, उसका प्रेसिडेंट था। गेराल्ड अंगियार की बात करेंगे तो ध्यान में रखना, ये बॉम्बे का संस्थापक माना जाता है, ठीक है। ये सब इंपॉर्टेंट है। हु फाउंडेड कलकत्ता, तो ध्यान में रखना कलकत्ता किसने बसाया? तो चार्नोक ने बसाया था। आगे देखेंगे, फोर्ट विलियम प्रेसिडेंसी किस वर्ष अस्तित्व में है? ठीक है, 1700 में है। 1700 में अस्तित्व है क्यों? क्योंकि 1690 में तो कलकत्ता ही बना था, तो 1700 में ये बना, ठीक है। तो मुगलों ने एक बार फिर पराजित होकर 1690 में ब्रिटिश कंपनी ने जॉब चार्नोक के नेतृत्व में सूतानाटी में एक फैक्ट्री स्थापित की और मुगलों से पहले जैसे अधिकार प्राप्त किए। जमींदार शोभा सिंह के विद्रोह के कारण कंपनी ने 1696 में सूतानाटी की किलेबंदी की और 1200 रुपए का भुगतान करके कंपनी ने 3 गांव, मात्र 1200 रुपए, अभी भी आप लोग खरीद के कलकत्ता बसा सकते, इतना पैसा तो होगा ही कम से कम, लेकिन 1209 रुपया का 1690 के आसपास, ठीक है। सूतानाटी, कालीकट और गोविंदपुर की जमींदारी प्राप्त कर ली। वर्ष 1700 में बंगाल की फैक्ट्री में एक प्रेसिडेंट और काउंसिल के अधीन हो गई। यहाँ पे नई किलेबंदी की गई। बस्ती फोर्ट विलियम में नगर कलकत्ता कहलाने लगा, ठीक है। इसका जो पहला प्रेसिडेंट बनाया गया था उसका नाम था चार्ल्स शायर। अतः स्पष्ट है कि फोर्ट विलियम के निकट दुर्ग का निर्माण ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने ही करवाया था, न कि फ्रांसिस ईस्ट इंडिया कंपनी। अतः विकल्प जो है ये आपका सही है। आगे देखते हैं, आगे के प्रश्नों को भी जरा देखते हैं। बताना फोर्ट विलियम कहाँ पे स्थित है? तो फोर्ट विलियम आपको कलकत्ता में बताना है, ठीक है। अंग्रेजों की बंगाल में पैठ के विषय में निम्नलिखित कथनों पे
कौन सा सही है, ठीक है। जॉर्ज टाउन को अगस्त 1690 में सुल्तानाटी में आया तथा उसने कलकत्ता की स्थापना की, जो बाद में ब्रिटिश भारत ब्रिटिश भारतीय साम्राज्य का केंद्र रहा। बिल्कुल रहा। कब तक केंद्र रहा? तो 1912 तक। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी ने कलकत्ता में फोर्ट विलियम के लिए निकट एक दुर्ग का निर्माण किया। ये तो गलत है ना, ठीक है। कौन सा स्टेटमेंट है? पहला ही, क्योंकि ये फोर्ट विलियम का निर्माण की बात करेंगे, वहां पे किला किसने बनाई थी? वहां पे किला किसने बनाई थी? तो ब्रिटिश ने बनाई थी, न था इसने, ठीक है। कर्नाटक युद्ध किनके किनके बीच हुए थे? कर्नाटक युद्ध भाई साहब सिंपल सी है, अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच में हुए थे। भारत की राजनीतिक अस्थिरता का लाभ उठाकर अंग्रेजों और फ्रांसीसियों ने भारत में अपना भाग आजमाना शुरू किया। इस संघर्ष की शुरुआत दक्षिण भारत में कर्नाटक में 3 युद्धों से हुआ। यह युद्ध कब तक चली? तो ध्यान में रखेंगे 1746 से लेकर 1763 तक। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब से कब तक? 1746 से 48 तक लड़ा गया, जिसमें 3 प्रमुख कारण थे। पहला कारण क्या था? तो यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न। दूसरा कारण था अंग्रेजों और फ्रांसीसियों में अमेरिका में उपनिवेश विस्तार के लिए संघर्ष चल रहा था। तीसरा कारण जो था, दोनों शक्तियां भारत में व्यापारिक स्वामित्व चाहती थी, ठीक है। ये पहला फ्रांसीसी युद्ध का कारण था। अब यहाँ पे देखोगे कुछ कारण आपको नहीं समझ में आ सकता है, क्योंकि आपने वर्ल्ड हिस्ट्री नहीं पढ़ी होगी, तो मैं बता दे रहा हूँ, ठीक है। यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार का प्रश्न था, तो वहां पे एक को सपोर्ट फ्रेंच कर रहे थे, एक को सपोर्ट ब्रिटिश कर रहे थे, तो यहाँ पर भी लड़ रहे थे। जिस प्रकार से भारत जो गुलाम था, उसी प्रकार से अमेरिका भी कभी गुलाम हुआ करता था। अगर ओवरऑल देखा जाए तो अमेरिका पहला औपनिवेशिक केंद्र रहा है किसी भी यूरोपीय शक्ति का, तो वहां पे फ्रेंच भी था, वहां पे ब्रिटिश भी था, ठीक है। तो वहां पर भी ये दोनों आपस में लड़ रहे थे, और सीधे सीधे भारत में भी इन्होंने मतलब क्या किया? लड़ना शुरू किया, ठीक है। दूसरा कर्नाटक युद्ध जो था 1749 से लेकर 1754 तक चला। इस युद्ध का मुख्य कारण था हैदराबाद और कर्नाटक की गद्दी के उत्तराधिकार का प्रश्न और अंग्रेजों और फ्रांसीसियों की बढ़ती राजनीतिक लिप्सा, ठीक है। द्वितीय कर्नाटक युद्ध का समय काल जो था 1758 से 1763 तक रहा। इस युद्ध का मुख्य कारण यूरोप में इंग्लैंड एवं फ्रांस के बीच लड़ा जा रहा 7 वर्षीय युद्ध, ठीक है। 7 वर्षों तक युद्ध चला था। 1756 से लेकर 1763 तक ये युद्ध चला था यूरोप में, ठीक है। लेकिन ये लड़ाई भारत में 2 वर्षों के बाद 58 से 63 तक चलती है। भारत में ये लगभग 5 वर्षों तक चलती है, लेकिन यूरोप में ये 6-7 वर्षों तक चल रही है। मतलब समझ रहे, यूरोप के झगड़ा ये भारत में फैसला कर रहे थे, ठीक है। आगे देखेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा एक अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच पहले कर्नाटक युद्ध का मूल कारण था? हालांकि मैंने ये चैप्टर पढ़ाया नहीं है, लेकिन चलो इसमें क्वेश्चन दिया हुआ तो करा देते हैं। कर्नाटक की मूल राजनीति में अंग्रेजों तथा फ्रांसीसियों की भागीदारी। अंग्रेजों के दक्षिण से बाहर निकलने की डुप्ले की महत्वाकांक्षा। अंग्रेजों फ्रांसीसियों के बीच व्यापार प्रतिस्पर्धा, या फिर ऑस्ट्रिया राज्य प्राप्ति का युद्ध, जिसकी वजह से ब्रिटेन में फ्रांस विश्व के सभी भागों में एक दूसरे के शत्रु बन गए। तो ऑप्शन नंबर डी द राइट आंसर। प्रथम कर्नाटक युद्ध के प्रमुख कारणों में से ही था। एक्सलास एपल 1748 में संधि होती है, तो 1746 से लेकर 1748 तक कौन सा युद्ध? प्रथम कर्नाटक युद्ध। प्रथम कर्नाटक युद्ध की समाप्ति जो होती है एक्सलास एपल की संधि से होती है, तो ये आपको ध्यान में रखना चाहिए, ठीक है। बात करेंगे कर्नाटक के प्रथम युद्ध 1746-47 की समाप्ति एक्सलास एपल की संधि 1748 के साथ हुई। इस संधि का परिणाम यह हुआ कि अंग्रेजों को मद्रास पुनः वापस मिल गया। फ्रांसीसियों को उत्तरी अमेरिका में लुईबर्ग, ये इंपॉर्टेंट क्षेत्र है, ध्यान में रखना। डार्विन के अनुसार भारतीय इतिहास में महत्वपूर्ण घटना थी। उनके शब्दों में इसमें समुद्री शक्ति के अत्यधिक प्रभाव का प्रदर्शन हुआ तथा भारतीय फौजों की युद्ध पद्धति पर यूरोपीय युद्ध पद्धति के महत्वपूर्ण होने का प्रदर्शन हुआ। मतलब भारत का जो युद्ध पद्धति जो है यूरोपीय के तुलना में कमजोर है। मतलब यूरोपीय का जो युद्ध पद्धति जो है, उनका युद्ध का जो टेक्निक वो भारतीयों से बेहतर है, ठीक है। ये बहुत बड़ा एक लूप होल जो था भारतीयों का, वो इन लोगों ने पता लगा लिया, ठीक है। तो यहाँ पे जो प्रथम कर्नाटक युद्ध का कुछ विशेष परिणाम नहीं निकला था। एक दूसरे का जो जीते हुए क्षेत्र जो थे उन्होंने क्या कर दिया? वापस कर दिया। जैसे अंग्रेजों का पूरा मद्रास मिल गया, क्योंकि मद्रास तो फ्रांसीसियों का अधिकार हो गया था। और उल्टा में आप देखोगे तो लुईबर्ग जो था ब्रिटिश क्षेत्र था, सॉरी फ्रांसीसी क्षेत्र था, उसको ब्रिटिश ने वापस दे दिया। लुईबर्ग कहाँ पे है? तो लुईबर्ग अमेरिका में, समझ रहे हैं। मतलब एक संधि भारत में हो रही है एक क्षेत्र को लेकर, एक क्षेत्र को लेकर अमेरिका में हो रही है। मतलब युद्ध जो था एक तरह से इनको इन लोगों ने अंतरराष्ट्रीय स्तर का बना दिया था, ठीक है। आगे चलते हैं, कितने क्वेश्चन है जरा काउंट करके बताना। 1760 का प्रतिश बांदीवस का युद्ध अंग्रेजों के द्वारा किसके खिलाफ लड़ा गया? तो फ्रेंच के खिलाफ लड़ा गया, ध्यान में रखना। बांदीवस का युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच 1760 में हुआ। इस युद्ध में फ्रांसीसियों की हार हुई तथा उनको पांडिचेरी
में अंग्रेजों को सौंपना पड़ा। यह युद्ध अंग्रेजों और फ्रांसीसियों के बीच चल रहे 7 वर्षीय युद्ध का ही हिस्सा था। बांडीवास के युद्ध में अंग्रेजी सेना का नेतृत्व आयरकुट कर रहा था, ध्यान में रखना। अब फ्रांसीसी सेना का नेतृत्व लाली कर रहा था, काउंट द लाली। ये आयरकुट जो था ये बहुत ही बेहतर जनरल था, ये अपने जीवन का लगभग ये जीत चुका था। इसकी उम्र काफी थी, इसका उम्र 60-65 के आसपास था और काफी बुजुर्ग था, लेकिन ये लड़ने में माहिर था। तो ये जहां भी जाता तो वहां पे जीत जाता था, चाहे आयरकुट हो। एक और भी था बक्सर के युद्ध वाला, जिसका नाम है हेक्टर मुंडो, ठीक है। ये, ये ध्रुव का इक्का था। ब्रिटिश जहां भी इनको भेजते थे ये जीत कर ही आते थे। और उतना ही गड्ढा जो था ब्रिटिश लोग था, सॉरी ये फ्रेंच लोग था। फ्रेंच लोग के पास लाली था, गोदहू था, डुप्ले था। हालांकि डुप्ले को जब आजमाना चाहिए तो डुप्ले को वापस बुला के लाली को भेज दिया जाता है। अब बांडीबस के युद्ध में ये बहुत बड़ा कारण होता है डुप्ले का न होना और लाली जैसा योग्य व्यक्ति को होना, जिससे इनको भारत को हाथ से धोना पड़ जाता है। उस फ्रांसीसी सेनापति का नाम बताया जो 1760 के बांडीबस के युद्ध में पराजित हुआ, तो उसका नाम था काउंट लाली। अब आगे देखेंगे, निम्नांकित युद्धों में से किस एक ने भारत में फ्रेंच भाग का निर्णय कर दिया, तो ध्यान में रखेंगे बांडीवास का युद्ध। अब आगे देखेंगे, बक्सर का युद्ध की बात करेंगे, निम्नलिखित में से कौन सा सही है, तो फ्रांसीसी के विरुद्ध ईस्ट इंडिया कंपनी सही है। बक्सर के युद्ध में किसके किसके विरुद्ध था, तो बक्सर के युद्ध की बात करेंगे तो एक तरफ कौन था, ब्रिटिश था। दूसरे तरफ की बात करेंगे 3-3 सेना थी, ठीक है। उसके बाद चिलियावाला के युद्ध की बात करेंगे, चिलियावाला के युद्ध ब्रिटिश और मराठी के बीच, चिलियावाला ब्रिटिश के बीच में और उसके बीच सिख साम्राज्य के बीच में हुआ था, ठीक है। खुर्रा का युद्ध की बात करेंगे, निजाम तो था, निजाम और मराठा के बीच में हुआ था, ठीक है। निजाम प्लस मराठा हो जाएगा। और ये चिलियावाला जो था ये मराठा नहीं, यहाँ पे सिख हो जाएगा, ठीक है। और बक्सर का युद्ध की बात करेंगे, मीर जाफर नहीं होगा, यहाँ पे रॉबर्ट क्लाइव हो जाएगा। और एक तरफ था अपना शाह आलम शिकेंड, उसके बाद शुजाउदौला, और उसके बाद आपका मीर कासिम, ठीक है। ये सब आपको याद होना चाहिए। बांडीवास के युद्ध में ब्रिटिश ने किसे हराया, तो भाई साहब फ्रेंच को हराया, ठीक है। आगे चलते हैं, क्वेश्चन नहीं काउंट किया कितना है। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता निम्नलिखित में से कौन सा कारण नहीं था, ठीक है। तो मुगल एवं अंग्रेजों के पारंपरिक संबंध थे, ऐसा कुछ नहीं था। अंग्रेजों की नाविक शक्ति अच्छी थी, ये सही है। पुर्तगालियों के घटते संसाधन थे, डिमिनिशिंग द रिसोर्स ऑफ द पुर्तगीज। भारत में पुर्तगालियों की बढ़ती अलोकप्रियता थी, क्योंकि भाई साहब बहुत ही धर्मांध थे, जबरदस्ती धर्म परिवर्तन करवाते थे, ठीक है। भारतीय स्त्री से जबरदस्ती विवाह करते थे, इस वजह से लोग जो थे इनको नहीं पसंद करते थे। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों के विरुद्ध सफलता कितना, 84 184 कितना, 84 तो खत्म करवा देते हैं। अंग्रेजों ने पुर्तगालियों की पूरी सफलता प्राप्त करने के लिए अपने नौ सेना संसाधन में वृद्धि की। पुर्तगालियों के विरुद्ध अंग्रेजों की सफलता के कारणों में पुर्तगालियों की अलोकप्रियता, उसके बढ़ते संसाधन की कमी और अंग्रेजों की नाविक शक्ति का प्रमुख योगदान था। 1623 ईस्वी तक इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने सूरत, भरूच, अहमदाबाद, आगरा, मसूलीपट्टनम में कारखाने स्थापित कर लिए थे। पता ना 17वीं शताब्दी के पहले चतुर्थांश में, मतलब फर्स्ट क्वार्टर की बात हो रही है, निम्नलिखित में से कहाँ इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी ने कारखाने स्थापित हो गए थे, तो ध्यान में रखना। अगर बात की 17वीं शताब्दी के पहला चतुर्थांश अगर बोलेगा ना, डेट मीन 1625 तक की बात हो रही है, ठीक है। तो भरूच में हो गया था, ठीक है। कृष्णपल्ली में हुआ था, ठीक है, नहीं हुआ था, क्योंकि अभी जस्ट ऊपर में बोला ना 1627 तक कहाँ हो गया था, सूरत में, भरूच में, अहमदाबाद में, आगरा में, ठीक है। तो अगर सेंचुरी का चतुर्थांश अगर हिंदी में लिखा रहेगा तो मतलब 1/4 होता है, मतलब 25 वर्ष की बात हो रही है। 17वीं शताब्दी है तो ठीक 1 साल पहले, ठीक है। तो कितना हो गया 1625। 18वीं शताब्दी का चतुर्थांश अगर बोलेंगे तो 1725 बोल रहा है, तो इसको आपको समझना चाहिए। आगे देखेंगे, मद्रास में इंग्लिश ईस्ट इंडिया कंपनी के अधिवास के स्थान को किस नाम से जाना जाता था, ठीक है। तो भाई अधिवास मतलब जहां पे वो मतलब क्या करते थे, क्या बोलते उसको यार, रहते थे, दैट मीन्स उनको सेट, उसको फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते थे। क्या बोलते थे उनको, फोर्ट सेंट जॉर्ज कहते थे, ठीक है। फोर्ट सेंट जॉर्ज बंगाल की खाड़ी के तट पर मद्रास शहर में स्थित था। इसे ब्रिटिश इंडिया कंपनी ने 1639-40 में बनवाया था। यह किला भारत में अंग्रेजों का प्रथम अधिवास था, ठीक है। चलिए आगे देखिए, फोर्ट सेंट जॉर्ज भारत के किस राज्य में है, तो क्या बताएंगे, तमिलनाडु। फोर्ट विलियम की बात करेंगे तो पता है कलकत्ता में है। निम्नलिखित ब्रिटिश में से किसका सबसे पहले निर्माण करवाया, तो सबसे पहले 39-40 में किसका निर्माण हुआ था, जॉर्ज का ना।
सेंट फोर्ट जॉर्ज का। आगे देखिए, भारत में अंग्रेजी ईस्ट इंडिया कंपनी का प्रथम प्रेसिडेंसी कहाँ थी? प्रथम प्रेसिडेंसी तो भाई साहब इनका मद्रास ही बना था ना, पता ही होगा आपको। 1639 ईस्वी में विजयनगर के शासक बेकंट द्वितीय, नाम इंपॉर्टेंट है, ध्यान में रखिए, उनके सामंत हुआ करते थे, जिसका नाम था दमरेला बेकंटप्पा ने अंग्रेज फ्रांसिस डे को, जो अंग्रेज अधिकारी का नाम क्या था, फ्रांसिस डे, तो मद्रास का एक किला बनाने की अनुमति दी। यही किला आगे चल के फोर्ट सेंट जॉर्ज के नाम से प्रसिद्ध हुआ। 1641 में कोरोमंडल के तट पे फोर्ट सेंट जॉर्ज कंपनी का मुख्यालय अर्थात कंपनी का पहला प्रेसिडेंसी बना। 1758 ईस्वी तक बंगाल, बिहार, उड़ीसा और कोरोमंडल की समस्त अंग्रेज फैक्ट्रियां, ठीक है, फोर्ट सेंट जॉर्ज के अधीन हो गई। ठीक है, आगे चल के जो सबसे फेमस प्रेसिडेंसी बनता है, कलकत्ता प्रेसिडेंसी बनता है, जो कि संपूर्ण भारत की राजधानी भी रहेगी, वो आपका कब बनेगा पता है? 1673-74 के आसपास राजधानी बनता है वो। प्रारंभ में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी का लक्ष्य क्या था? तो भाई साहब वो बोलते थे ओनली व्यापार, नो लैंड, ठीक है, केवल व्यापार, ठीक है, भूभाग नहीं। लेकिन बाद में बोलने लगे नहीं, व्यापार के साथ भूभाग भी, और बाद में तो पूरा हम लोगों पे अधिकार कर लिया। तो शुरू में बोलते, जैसे एसबीआई नहीं कहती ओनली बैंकिंग नथिंग एल्स, और साथ में इंश्योरेंस भी बेच लेती है, ठीक है, मोटर व्हीकल का भी इंश्योरेंस कर देती है, और भी बहुत सारा स्कीम, सब क्रेडिट कार्ड वगैरह सब कुछ बेच लेती है। लेकिन उसका देखोगे ना लोग गेम, तो देखिएगा ओनली बैंकिंग नथिंग एल्स, ठीक है, उसी तरह। तो ये भी थोड़ा ब्रिटिश एक्सपेंशन के ऊपर ही काम कर रही है। उसी तरह ब्रिटिश भी कहती थी ओनली व्यापार नथिंग एल्स, ठीक है, मतलब ट्रेड बट नॉट लैंड। लेकिन बाद में इनका नीति जो था पूरी तरीके से क्या हो गया, बदल गया। ठीक है, पढ़ देता हूँ सॉल्यूशन। वर्ष 1600 ईस्वी में ब्रिटेन की महारानी एलिजाबेथ टेलर प्रथम ने ईस्ट इंडिया कंपनी को पूर्व के देशों के साथ व्यापार करने के लिए 15 वर्षों के लिए अधिकार पत्र प्रदान किया। कंपनी का प्रारंभिक उद्देश्य क्या था? भूभाग नहीं, बल्कि व्यापार। ठीक है, अब देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा स्थान ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल का प्रमुख औद्योगिक केंद्र नहीं था? तो भाई, तो टेक्निकल क्वेश्चन है, इलाहाबाद और ग्वालियर औद्योगिक केंद्र पूछ रहे हैं। नागपुर और नासिक तो था ही, अहमदाबाद भी था, लखनऊ और पूना, इलाहाबाद और ग्वालियर, यही ए या डी में कोई आंसर होगा। ठीक है, ए होगा। ठीक है, इलाहाबाद ग्वालियर औद्योगिक केंद्र नहीं था, राजनीतिक केंद्र है। ईस्ट इंडिया कंपनी के शासनकाल में कुछ प्रमुख प्रमुख औद्योगिक केंद्र की बात करें, मुंबई, अहमदाबाद, लखनऊ, हुगली, बनारस, पूना, नागपुर, नासिक, मुर्शिदाबाद, कलकत्ता। जबकि इलाहाबाद और ग्वालियर क्या था? राजनीतिक केंद्र था, क्योंकि ऑलरेडी इलाहाबाद में संधि वगैरह हो रखा था ना, इसको राजनीति के तौर पर ही आप देख सकते हो। भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी की सफलता का राज्य क्या था? तो भारत में राष्ट्रीय भावना की कमी थी, अब्सेंस ऑफ नेशनलिज्म इन इंडिया, ये भी कारण था। कंपनी की सेना को पश्चिमी प्रशिक्षण मिला था, उसके पास आधुनिक हथियार, ये तो बेस्ट है। ठीक है, बात करेंगे, भारतीय सैनिकों में राष्ट्रीय भावना का अभाव था, जिसके फलस्वरूप कोई भी उन्हें अच्छा वेतन दे तो अपनी सेवा में लग जाता था। ठीक है, ऑल ऑफ दीज स्टेटमेंट सही है। उस समय सेना में शामिल होने के लिए 5 रुपया महीना मिलता था। ठीक है, और साथ में सेना में ना खाने की कभी कमी नहीं होती थी। तो मेनली लोग सेना में खाने के लिए जाते थे, चलो भाई कम से कम खाना तो मिलेगा, खाने की कमी नहीं होगी, और साथ में 5 रुपया भी मिलता था, इसलिए खुशी खुशी सेना में शामिल हो जाते। उस समय इंडिया पाकिस्तान थोड़ी ना था से भाई साहब पैसा नहीं मिलेगा तो भी भारत के लिए हम लड़ेंगे, ऐसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं। तो जो इनको पैसा देता था उनमें चल जाते, इनको लगता था काम है, क्योंकि राष्ट्रीयता की तो कोई कमी थी नहीं, कोई मतलब कोई था ही नहीं राष्ट्रीयता नाम का, नेशनलिज्म नाम का कोई चीज नहीं था, देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। इनको लगता था काम है, जो पैसा दे रहा है उनका काम करेंगे। ठीक है, अभी जैसा कोई कॉन्सेप्ट था नहीं उस समय। तो सेना में जाने का सबसे बड़ा मैटर ये होता भाई, खाने की कभी दिक्कत नहीं हुई, खाना बहुत अच्छा मिलता था सेना में। अभी भी आर्मी का खाना देखोगे तो सबसे बेस्ट मिलता है, और साथ में इनको 5 रुपया तनख्वाह भी मिलता था। एक बड़ी उपलब्धि थी इनके लिए, तो इसलिए भारतीय जो था आसानी से सेना में शामिल हो जाते थे। आपने वो फिल्म देखा है क्या? क्या नाम है फिल्म का? पान सिंह तोमर नहीं, पान सिंह तोमर है। हाँ सर, वो जो तो एक्टर का उसमें नाम है। देखिएगा उस सेना में खाने के लिए ही वो शामिल होता है, खाना बहुत अच्छा मिलता है। ठीक है, देखा होगा भूखमरी आपने। खा लेते हैं। हाँ, तो सेना में लोग जनरली पहले के समय में खाने के लिए जाते थे, तो भाई खाना कम से कम, भुखमरी की समस्या थी सभी जगह पे, तो सेना में शामिल होने से कम एक चीज तो ना आपका फूड गारंटी हो जाता था, खाना आपको 3 टाइम 4 टाइम का आपको समय से मिलेगा। तो सन 1599 में स्थापित ईस्ट इंडिया कंपनी की भारत में सफलता का राज भारतीय में राष्ट्र भावना की कमी। कंपनी की सेना को आधुनिक प्रशिक्षण प्रमुख है। ईस्ट इंडिया कंपनी भारत के व्यापार करने हेतु आई थी, लेकिन धीरे धीरे भारत की राजनीतिक परिस्थितियों का लाभ उठाकर
यहाँ की सत्ता पर वह आधिपत्य स्थापित कर ली गया। ठीक है, क्योंकि भाई कुछ ऐसा था ही नहीं ना, अगर राष्ट्रीयता की भावना होती सब में, देश जैसा कोई कॉन्सेप्ट होता, ठीक है, एक मजबूत लीडर होता, तो थोड़ी नहीं वो ऐसा कर पाते। एक और भी रीजन था, ठीक है, मुगल धीरे धीरे कमजोर होते गए, औरंगजेब के डेथ के बाद इनको बहुत आसानी से मौका मिल गया। निम्नलिखित में से किस इतिहासकार ने कहा था कि सन 1765 से लेकर 1772 की अवधि तक बंगाल सरकार एक डाकू राज्य था? ये भाई कहते हैं के एम पनिक्कर। हाँ, के एम पनिक्कर ने कहा है 1765 जिस समय इलाहाबाद की संधि हुई थी, या 1772 तक का राज्य जो था, ठीक है, क्या था? एक डाकू राज्य था। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, क्या था ये? एक तरह का डाकू राज्य की ये कहा पनिक्कर ने, इसको डाकू राज्य की संज्ञा दी है। क्लाइव ने बंगाल में ईस्ट इंडिया कंपनी के जागीर बना दिया था। इतिहासकार के एम पनिक्कर का कथन है 65 से लेकर 72 तक कंपनी का स्थापित राज्य बंगाल का राज्य एक डाकू राज्य था। ठीक है, जहां पे केवल लूटपाट हो रही थी। और डाकू का जो सबसे बड़ा जो वो था ना, क्या बोलते हैं उसको, सोलह फिल्म में कौन था वो डाकू, का नाम क्या था? गब्बर। ठीक है, गब्बर सिंह। ठीक है, वो क्लाइव था। ठीक है, क्योंकि क्लाइव के पास इतना संपत्ति हो जाता है ना, से मतलब जब जा रहा होता है वापस, जब यहाँ से जाता है ये, तो इसके पास संपत्ति इतना हो गया, तो उसमें बंगाल का सबसे बड़ा जमींदार बन गया था। अब जा रहा था यहाँ से इंग्लैंड, तो जमीन लेके क्या करेगा? तो सारा जमीन कंपनी के नाम कर दिया। जहाज पे इतने सामान ये यहाँ से लाद कर ले गया कि जहाज पे जगह तक नहीं था। जहाज जो था एकदम हिल रहा था। ठीक है, इतना अमीर हो गया था, इतना करप्ट पर्सन था ये। ठीक है, किसने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी की थी? कंपनी एक असंगति है, परंतु यह उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। ठीक है, ये जो कहा था उसका नाम था, क्लाइव ने ही कहा था। आई थिंक क्लाइव या हेस्टिंग्स ने कहा था। क्लाइव का ये स्टेटमेंट है सर, सॉरी मैकाले का स्टेटमेंट है। जीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए ऐसे क्वेश्चन पूछते हैं। ठीक है, तो आप लोग स्टेटमेंट याद रखना है। स्टेटमेंट तो एक या दो स्टेटमेंट आ जाएगा मॉडर्न से, एक मॉडर्न से स्टेटमेंट आ जाना चाहिए, और एक आपका मेडाइवल से। ठीक है, आएंगे ही आएंगे, कुछ भी पूछ सकते हैं इसलिए। और एक स्पेक्ट्रम की किताब में ना स्टेटमेंट का भरमार है, तो एक जगह ना आप लोग क्या करना है, स्पेक्ट्रम का किताब पलट कर वहां से सब एक दिन मेहनत करके ना एक जगह स्टेटमेंट को लिख लेना, नोट्स बना लेना, वो हमेशा आपका काम आएगा। डीबी मैकाले ने ईस्ट इंडिया कंपनी के बारे में टिप्पणी करते हुए कहा कंपनी का असंगति है, परंतु ये उस व्यवस्था का भाग है जहां सब कुछ असंगत है। भारतीय दंड संहिता की पांडुलिपि मैकाले ने तैयार की थी। ठीक है, वही मैकाले। भारतीय दंड संहिता जिसको क्या बोलते हैं, इंडियन पैनल, ओ। आईपीसी। हाँ सर। ठीक है, उसको मैकाले ने, इसको मैकाले संहिता के नाम से भी जानता है। आपको यत्र तत्र कुछ अनोखे डेनमार्क वासी मिल जाएंगे, परंतु ये उनका कारण ये है कि डेनमार्क की चौकी हुआ करती थी। ठीक है, ध्यान रखेंगे, यह अनूठा नगर, उसका दुर्ग और सुंदर गिरजाघर, नया जेरूसलम, सूनी सड़कें और उजाड़ तटाग्र सब मिलकर अद्भुत रत्न बन जाते हैं। यह व्यक्ति में वर्णित स्थान कौन सा है? तो ये तमिलनाडु के बारे में बात हो रहा है। ठीक है, क्योंकि वहां पे एक जगह था त्रावणकोर, जो कि डेनिश बस्ती हुआ करती थी। उपायुक्त ने तमिलनाडु स्थित देनी बस्तियों से संबंधित है। डेनमार्क वासियों ने 1620 में तमिलनाडु स्थित त्रावणकोर एवं 1676 में श्रीरामपुर बंगाल में अपनी फैक्ट्रियां, सॉरी, बस्तियां स्थापित की थी। डेनिश भारत में व्यापारिक रूप से पूर्णतः सफल है। 1745 में लगभग, ठीक है, उनकी बस्तियों पर किसका अधिकार हो गया? अंग्रेजों का अधिकार हो गया। ठीक है, ध्यान में रखना। ठीक है, समझ रहे हैं ना? याद हो रहा है? हाँ सर। एक मिनट। चलिए आगे पढ़ते हैं। निम्नलिखित यूरोपीय में से कौन सा स्वतंत्रता पूर्व भारत में व्यापारिक के रूप में सबसे अंत में आया? ठीक है, तो सबसे अंत में फ्रेंच आते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों के रूप में सबसे पहले कौन आया था? पुर्तगाली, और सबसे अंत में फ्रांसीसी आया। ठीक है, पुर्तगाल यूरोप के उन देशों में अग्रणी रहा जिसने भौगोलिक अन्वेषण की प्रक्रिया शुरू करवाई, मतलब भौगोलिक खोज इन्होंने शुरू करवाई थी। लुई 14वें के शासनकाल में उसके मंत्री कॉल्बर्ट के प्रयासों से 1664 में फ्रांसीसी कंपनी डेस इंडेस ओरिएंटलस की स्थापना हुई। भारत में पहली फ्रांसीसी फैक्ट्री ऑफ फ्रैंको कैरोलरा 1668 में सूरत में स्थापित हुई। फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी का निर्माण किसके शासनकाल में हुआ? तो ध्यान में रखेंगे, लुई 14वां के शासनकाल में।
निम्नलिखित में से किसे भारत में फ्रांसीसी कंपनी का संस्थापक माना जाता है? तो कॉलबर्ट को, जो कि लुई चौदामा का कौन था? मंत्री था। ठीक है, आगे देखेंगे, बताना है आपको। फ्रांसीसी जो कंपनी ने भारत में अपना कारखाना सबसे पहले कहाँ पर स्थापित किया? तो भाई साहब सूरत में करता है। ठीक है, कब करता है? 1668 में। ठीक है, 1664 में कंपनी बनी थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्ति स्थापित करने में असफल रहा। डुप्लेस सक्षम सेनापति नहीं था, बिल्कुल गलत बात है। अंग्रेज की फौज शक्तिशाली थी, भारतीय लोग फ्रांसीसी को पसंद नहीं करते थे। ठीक है, तो ध्यान में रखना है। और पांडिचेरी सामरिक केंद्र था, गलत है। ठीक है, अंग्रेजों की फौज जो थी फ्रांसीसियों की तुलना में क्या थी? शक्तिशाली थी। फ्रांसीसी दक्कन में शक्तिशाली न हो सके उसका प्रमुख कारण है वहां अंग्रेजों की फौज, खास करके नौसेना का शक्तिशाली होना। व्यापारिक दृष्टि से अंग्रेज उनसे अधिक प्रभावशाली थे। फ्रांसीसियों का यूरोप में उलझना भी उनकी कमजोरी का कारण बना था। प्रथम कर्नाटक युद्ध के बाद डुप्ले द्वारा हैदराबाद में तैनात किया गया। किसे? तो डुप्ले ने बुलाया था हैदराबाद के लिए, बुस्सी को बुलाया था। ठीक है, ध्यान में रखना, बुस्सी को बुलाया गया था, इंपॉर्टेंट है। लेकिन बेचारा बुस्सी जो था, इसका सर दर्द बन, मान लीजिए आप किसी व्यक्ति को मदद करने के लिए, आपका तबियत खराब है, ठीक है, और किसी व्यक्ति को बुलाओ, ठीक है, से मेरा मदद करने के लिए, उस व्यक्ति खुद ही बीमार पड़ जाए, समझ रहे हैं? वैसा ही स्थिति बुस्सी के साथ हुआ था। डुप्ले ने इसको मदद करने के लिए बुलाया, लेकिन शायद ये व्यक्ति जो है ना, बुस्सी जो है, इसको खुद ही वो हो पाता, अपहरण कर लिया जाता ब्रिटिश के द्वारा इसका। तो प्रथम कर्नाटक युद्ध की बात करेंगे। 50 डुप्ले द्वारा बुस्सी को हैदराबाद में तैनात किया गया था। डुप्ले ने अनिश्चितता की अवस्था उसे राजनीतिक लाभ उठाने की सोची। ठीक है, मुजफ्फर जंग की प्रस्ताव पर एक फ्रेंच सेना की टुकड़ी बुस्सी के रास्ता में हैदराबाद में तैनात कर दी गई थी। 1751 में चंदा साहिब कर्नाटक के नवाब बन गए। डुप्ले इस समय अपनी राजनीतिक शक्ति की चरम सीमा पर पहुंच चुका था, लेकिन धीरे धीरे इसका पतन भी होता है। 18वीं शताब्दी में भारत में फ्रांसीसियों के सफल न होने का निम्नलिखित में से कौन सा एक कारण था? उसके बारे में देखेंगे। तो उन्होंने चंदा साहिब तथा मुजफ्फरपुर जैसे कमजोर भारतीय पक्षों की तारीफदारी की, गलत है। डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया, ये सबसे बड़ा कारण था, लेकिन ये आंसर नहीं लिया है। उनकी व्यापार कंपनी फ्रांसीसी सरकार पर बहुत ही ज्यादा निर्भर थी, तो ये भी रीजन था कि डुप्ले को निर्णायक समय पर वापस बुला लिया गया, तो ये भी एक रीजन था, लेकिन इसका आंसर इसमें ये लिया है। ठीक है, देखिए, भारत में फ्रांसीसियों की सफलता और अंग्रेजों की सफलता के बहुत सारे कारण थे, उनमें से कुछ कारण यहाँ पे दिया हुआ, उसको हम लोग पढ़ते हैं। अंग्रेज कंपनी एक स्वतंत्र व्यापारिक कंपनी थी, साधारणतः राज्य की ओर से उसके कार्य में कोई हस्तक्षेप नहीं था। उसके विपरीत फ्रांसीसी कंपनी कैसा थी? राज्य की सहायता प्राप्त कंपनी थी। उसे फ्रांस के राजा व मंत्रियों का धन कंपनी में लगा होने के कारण फ्रांसीसी अधिकारियों को हर समय अपनी सरकार पर निर्भर होना पड़ता था। इस कारण फ्रांसीसी कंपनी व्यापार की ओर ठीक प्रकार से ध्यान नहीं दी पाती थी। उसके बाद देखेंगे, भारत से प्राप्त किए गए स्थान पांडिचेरी, मद्रास, चंडीगढ़, कलकत्ता आदि की दृष्टि में अंग्रेजी कंपनी की स्थिति फ्रांसीसियों से अस्थिर थी। भारत में अंग्रेजी कंपनी का व्यापार अच्छा था। बंगाल पर अंग्रेजों का अधिकार हो जाने से उन्हें व्यापार अपार धन शक्ति की प्राप्ति हुई। ठीक है, कब? जब वो बक्सर वगैरह और प्लासी वगैरह जीत लेते हैं तब। जबकि फ्रांसीसी कंपनी व्यापार अच्छा नहीं था, उन्हें अनेक अवसरों पर अपनी सरकार से आर्थिक सहायता लेना पड़ता। ब्रिटिश क्या हमेशा लड़ाई लड़ते थे, लेकिन हम लोग व्यापार बंद नहीं करते थे। और ये लोग फ्रांसीसी लोग क्या करते थे? सरकारी कंपनी थे नहीं, ये लड़ाई ही लड़ते थे, ट्रेडिंग बंद कर देते थे, जिसकी वजह से हमेशा लॉस में रहते थे। अगला कारण क्या है? फ्रांसीसियों ने अपनी शक्ति भारत के अतिरिक्त यूरोप और अमेरिका में भी लगा रखी थी। इनसे भारत की ओर से उनका सबसे कम ध्यान था। सीमावर्ती समस्याओं में फंसे होने के कारण वो अंग्रेजों का मुकाबला नहीं कर पाए। फ्रांस की तुलना में ब्रिटेन की नौसेना अधिक शक्तिशाली थी। अंग्रेजी अधिकारियों के अनुशासन के विपरीत फ्रांसीसी अधिकारियों के पारस्परिक झगड़े भी फ्रांसीसियों के असफलता के कारण था। ठीक है, ये आपस में ही लड़ते रहते थे। ठीक है, जबकि ब्रिटिश जो थे वेल डिसिप्लिन थे। भारत में अंग्रेजों का सफलता तथा फ्रांसीसी के असफलता का कारण निम्नलिखित में से निम्न कथनों में से कौन सा सही है? रिपीट किया। तो अंग्रेजों का बंगाल भी जैसे आपात धन एवं जनशक्ति का मिले, तो ठीक है, अंग्रेजों की बेहतर नौसैनिक की ताकत, ठीक है, नेवल पावर ब्रिटिश का जो था बढ़िया था। दोनों के दोनों स्टेटमेंट की बात करेंगे, आपका सही है, किसी प्रकार का कोई गलती नहीं है। ऑप्शन 1 और 2 बोथ आर करेक्ट। अगला क्वेश्चन देखिए, निम्नलिखित में से कौन सा प्रथम यूरोपियन व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं में झगड़ों में भाग लेने की प्रारंभ की? तो ध्यान में रखेंगे कौन था, तो ध्यान में रखना डुप्ले। डुप्ले और प्रथम यूरोपीय व्यक्ति था जिसने भूक्षेत्र अर्जित करने के उद्देश्य से भारतीय राजाओं के झगड़े में हस्तक्षेप करना प्रारंभ किया। कर्नाटक युद्ध
से भाग लेकर मद्रास को जीता। डुप्ले ही यूरोपीय सेना को भारतीय राज दरबार में भारतीय वे पर नियुक्त करवाया तथा भारत में यूरोपीय साम्राज्य की नींव रखी, जो कि आगे चल के किसने अपना लिया? तो वेलेज़ली ने अपना लिया, जिसने सहायक संधि की नींव रखी थी। इसी नीति को व्यापक स्तर पर लेकर गया था। ठीक है। ला बुदोनो इस स्थान का गवर्नर था। ठीक है। तो मॉरिशस का था, इसको बुलाया गया था मदद के लिए। ठीक है। तो ध्यान में, ला बुदोनो मॉरिशस का गवर्नर था। वार्नेट के नेतृत्व में अंग्रेज नौसेना ने कुछ फ्रांसीसी जलपोत पकड़ लिए थे, अतः सहायता के लिए डुप्ले ने मॉरिशस के फ्रांसीसी गवर्नर ला बुदोनो को बुलाया। ला बुदोनो 3000 सैनिक की सहायता से कोरोमंडल के तट पर अंग्रेजी नौसेना को क्या किया? परास्त किया। कर्नाटक के नवाब पद पर फ्रांसीसियों ने किसकी सहायता की? तो कर्नाटक के नवाब पद पर फ्रांसीसियों ने चंदा साहिब को सहायता दी थी। ठीक है। कर्नाटक के नवाब अनवरुद्दीन और उसके बहनोई चंदा साहिब के बीच का विवाद था। ठीक है। फ्रांसीसी गवर्नर डुप्रे ने कर्नाटक की सूबेदारी के लिए चंदा साहब को क्या किया? समर्थन दिया। चलिए, इसका क्वेश्चन का आंसर बताइए। क्या होगा इसका आंसर? पांडिचेरी की स्थापना किसके द्वारा की गई? हम्म फ्रांसिस्को मैडर, ये कहाँ का रहने वाला था ये? हाँ, ये भी फ्रेंच ही था। ठीक है, ध्यान में रखना। 1763 में कंपनी के निदेशक फ्रेंकोइस मार्टिन ने बलकुंडापुरम के मुस्लिम सूबेदार शेर खान लोधी से एक छोटा गांव प्राप्त किया करके फ्रांसीसी बस्ती स्थापित की। इसी बस्ती को फ्रांसीसियों ने 1674 में पांडिचेरी के रूप में विकसित किया। यह फ्रांसीसी बस्तियों का केंद्र बन गया। निम्नलिखित कथनों पर फिर से विचार करना। संत फ्रांसीसी जेवियर जोइसर संघ के संस्थापक सदस्यों में से एक थे। ये ठीक है। संत फ्रांसीसी जेवियर की मृत्यु गोवा में हुई तथा उन्हें समर्पित एक चर्चा घर है। ये गोवा में इसका मृत्यु नहीं हुआ था, इसका मृत्यु शायद चीन में हो गया था, गोवा में दफनाया गया था, जहां तक मुझे याद है। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के भोज का अनुष्ठान किया जाता है। ये तो ठीक है, ये तो ठीक है, ये मेरे को गलत लग रहा है। ठीक है, 1 हाँ बिल्कुल ठीक। देखिए, फ्रांसिस जेवियर का जन्म 7 अप्रैल 1505 में स्पेन के एक राजघराने में हुआ था। उस समय पोप ने जेसुइट मिशनरी बनाकर फ्रांसिस जेवियर को धर्म के प्रचार के लिए भारत भेजा गया। उस समय गोवा पर पुर्तगाल का अधिकार था। संत फ्रांसिसी की मृत्यु 3 दिसंबर 1522 को, ठीक है, शांगचुआन द्वीप चीन में हुई थी। ऐसा कहा जाता है कि उसके इच्छा अनुसार उसको गोवा में दफनाया गया। गोवा में प्रतिवर्ष संत फ्रांसिस जेवियर के लिए भोज का अनुष्ठान किया जाता है। आज बहुत सारे स्कूल का नाम जो है जेवियर के नाम पे होगा। ठीक है। 18वीं शताब्दी के अंत तक भारत में किस भाग में यूरोपीय ईसाई मिशनरीज अधिक सक्रिय थे? इस सबसे ज्यादा सक्रिय जो था नहीं लोग, आई थिंक दक्षिण भारत में था। देखना पड़ेगा इसे। ठीक है, तो इसका आंसर जो लिया है बंगाल मौसम लिया है। ठीक है। हाँ, बंगाल मौसम में 1813 के चार्टर एक्ट में भारत में ईसाई मिशनरियों को प्रवेश की छूट मिल गई। अंग्रेज उपनिवेशवासियों ने उसकी मदद से ब्रिटिश मिशनरियों की भारतवासियों में धर्म संस्कृति के तर्ज पर प्रहार किया। ये मुख्यतः बंगाल मौसम में अधिक सक्रिय थे। मिलान करना है। पुर्तगीज का गोवा क्या है ये? सूची 1 को, जिसमें विदेशी कंपनियों के नाम दिए गए हैं। सूची 2 में उनके द्वारा स्थापित बस्तियों के नाम दिए गए। सुमिलित तथा नीचे दिए गए कूट का प्रयोग करके बताइए। डच के कहाँ पे था? ब्रिटिश का तो हुगली में था। पुर्तगीज का आपका गोवा में। पुर्तगाली का कहाँ पे? चिंसूरा। डच का पुलिकट। देख लीजिए ना क्या है। डच का पुलिकट होगा, अंग्रेज का हुगली का, पुर्तगाली का गोवा का, फ्रांसीसी का चिंसूरा। ठीक है, सही था। ठीक है, लगा दे रहा हूँ। फ्रेंच का चिंसूरा हो जाएगा। इसका हुगली था। डच का पुलिकट था। पुर्तगाली का गोवा था। ठीक है, फिर से आ गया। पौंडीचेरी फ्रेंच का था। पुर्तगीज गोवा में हो जाएगा। त्रावणकोर डेनिश का था। मद्रास जो था डच का था। नहीं सॉरी, त्रावणकोर, हाँ त्रावणकोर डेनिश का था ना। ठीक है, मद्रास डच का। ये ठीक है। चलिए आगे आते हैं।
बताइए, भारत में यूरोपीय शक्तियों के प्रवेश के संदर्भ में निम्न से कौन सा कथन सही? पुर्तगालियों ने 1499 में गोवा पे कब्जा किया, गलत है, 1510 में किया था। अंग्रेजों ने अपना पहला कारखाना दक्षिण भारत के मसूलीपट्टनम में लगाया था, अस्थायी कारखाना तो मसूलीपट्टनम में था इनका। पूर्वी भारत में अंग्रेजी कंपनी ने 1633 में उड़ीसा में अपना पहला कारखाना लगाया। ठीक है। ठीक है, डुप्ले के नेतृत्व में फ्रांसीसियों ने 1746 में मद्रास पे कब्जा किया। ये भी ठीक है, ये भी ठीक है, ये भी ठीक है। तो गलत पूछ रहा है ना। ठीक है, तो सही नहीं है, तो पहला ही सही नहीं, क्योंकि यहाँ पे क्या होगा, 1510 होगा। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। 1510 में बीजापुर के शासक थे, उसने गोवा को छीन लिया था। आगे आते हैं, निम्न यूरोपीय कंपनियों ने भारतीय व्यापार के समय समय पे प्रवेश किया था। सबसे पहले पुर्तगाली 1 नंबर पे, पुर्तगाली के बाद कौन आएंगे, डच आएंगे 2 नंबर पे, डच के बाद ये 3 नंबर पे ये आएंगे, फिर डेनिश आएंगे, फिर फ्रेंच आएंगे। मतलब ये पुर्तगाली सबसे पहले, फ्रेंच सबसे लास्ट में। तो 4-3 वाला ऑप्शन देख लो। ठीक है, ये ठीक है, मतलब सबसे पहले पुर्तगाली, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डेन, फिर फ्रांसीसी। ठीक है। निम्नलिखित में से कौन से ब्रिटिश पूर्व काल में अपने व्यापारिक पोत बंदरगाह में नहीं लगाए थे? ठीक है, तो ध्यान में रखना है। तो किसने लगे? रूसी और जर्मन तो कभी भारत में आया नहीं, पता ही होगा। ये स्टेटमेंट इंपॉर्टेंट है। अंग्रेज इतिहासकार ओविंगटन ने 1689 में सूरत बंदरगाह का वर्णन करते हुए लिखा है कि किसी भी एक वक्त भिन्न भिन्न देशों के औसतन 100 जहाज बंदरगाह पर लंगर डारे खड़े नजर आते हैं। ठीक है, इस पर ही दे रहा हूँ। मध्यकाल में, ब्रिटिश पूर्व काल में, भारत के पश्चिमी तट पर स्थित सूरत बंदरगाह हिंद महासागर के रास्ते होने वाले व्यापार के सबसे बड़े महत्वपूर्ण बंदरगाहों में से एक था। सूरत होर्मुज की खाड़ी से लेकर पश्चिम एशिया के साथ व्यापार करने के लिए मुख्य द्वार था। इसे मक्का का प्रस्थान द्वार भी कहते, जो कि मैंने शुरू में बता दिया था, क्योंकि बहुत से हज यात्री यहीं से हज के लिए रवाना होते थे। अरब यात्री यहाँ से मध्यकाल से व्यापार करते थे। 17वीं शताब्दी में यहाँ पुर्तगाली, डचों, अंग्रेजों, फ्रांसीसी व्यापारियों के पोत जहाज यहाँ पे पहुंचने लगे थे। वेलिंगटन ओविंगटन क्या लिखता है, मतलब एक समय में, ठीक है, 100 से ज्यादा जहाज होते थे यहाँ पे। इलाहाबाद की संधि 1765 में। एक्सला चैपल की बात करेंगे तो 1748 में। ठीक है, एक्सला चैपल कब हुआ था? 1746 से 48 के बीच में ना, 48 में होगा। ठीक है, तो इलाहाबाद की संधि 65 में, एक्सला चैपल 48 में, लाभ उडनास मद्रास अधिकार 46 में, और डुप्ले की पर्चिउति, मतलब उसको हटा दिया गया 1754 में। ठीक है, इसको आपको ध्यान में रखना है। ठीक है, और इसी के साथ आपका चैप्टर क्या है, समाप्त होता है। कल, अब नेक्स्ट क्लास में हम लोग क्या पढ़ने वाले हैं, जब भी अब क्लास होगी, आई थिंक कल तो नहीं होगी। ठीक है, तो उसमें बहमनी राज, ठीक है, और विजयनगर साम्राज्य। ठीक है, इन दोनों टॉपिक को मुझे कंप्लीट करवाना है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आते हैं उसके बाद हम लोग